नमस्कार प्रिय दोस्तों, 4 अक्टूबर का प्रीलिम जिन्होंने भी दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने दिया और उनको लगता है कि साहब तैयारी में कुछ गलती रह गई, इसको ठीक करना है, तो अभी बैठ के स्व मूल्यांकन करना और तैयारी को ढीला मत छोड़ना। ढीला नहीं छोड़ने से क्या तात्पर्य है? देखो, आप सभी अब क्या करना, अपना एक टाइम फ्रेम बना लो। क्या टाइम फ्रेम बनाना है? आप तो ये मान के चलो कि साहब मेरा जो है ना एग्जाम क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है? एग्जाम क्लियर हो रहा है। तो मुझे अब क्या करना? मान लो कि साहब जनवरी में आपका मेंस है, तैयारी तो करनी है, अगले साल भी पेपर देना ही है ना। एक तो अपने मन को मजबूत करके यह जो आपके पास अब 3 माह मिलेंगे ना, मोटे मोटे 3 माह, वैसे तो 2 माह ही मिलेंगे एग्जैक्टली आपको, लेकिन 3 माह मान के आपको क्या करना है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, अब ये गलती मत कर देना कि मेरे अगर जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस गलत हो गए तो मैं दोबारा से इकोनॉमिक पढ़ता हूँ इन 3 महीने में। अभी आप क्या करना, अभी आपका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को इन 2 से 3 माह में पूरा कर लेना। 2 से 3 माह में पूरा कर लेना। इसके लिए जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है ना, बैठ के सोचो और उस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये विचार करने का तुम्हारा टाइम है। जो गलतियां हो गई, उस गलतियों को अब ठीक करने के लिए अब दोबारा से जीएस पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना। सब भूल जाओ अभी तो। देखो, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम तैयार करोगे ना, तो कुछ दिन बाद इसको यदि आपने अच्छे से समय दिया तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक तुम्हें गाइड कर देगा कि देखो भैया, अन्य जीएस का ये छोटा टॉपिक भी मुझे साथ साथ पढ़ना चाहिए, वह भी आप कर लोगे। पहला और फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा? ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है। बाप, जिनका पेपर लगता है भाई ठीक हुआ है, वो अपनी स्ट्रैटेजी हर पेपर के हिसाब से बना ही लेंगे, तैयारी स्टार्ट कर देना। और जिनको लगता है कि साहब मेरा डाइसी है, उनको भी पूरी तैयारी जोर शोर से कर देनी है, समय है नहीं हमारे पास। और आप में से जिनको लगता है कि साहब मेरे 35, 40, 45 तो नहीं, 40 से कम जिनके भी अगर ठीक नहीं हुए हैं क्वेश्चन काट पीट के, तो वह क्या करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लो, पकड़ लो और जम के लग जाओ। ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3-4 महीने में ऐसा कर दो कि जो मेंस का पेपर हो जब यूपीएससी का, तो वो मेंस का पेपर लाके तुम घर में बैठ के पूरा सॉल्व कर लो। इतने हम सक्षम बन जाएं कि उस पेपर को इजीली हम सॉल्व कर पाए। तो आपका पहला और अभी अंतिम और पहला उद्देश्य यही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आने वाले अगले 3 माह में मुझे पूरा करना। इसके लिए तुम्हें कोई समस्या हो, कोई बातचीत करनी है, तो मेरा फ़ोन नंबर खुला ही है, बात कर लेना। टीचर्स के लिए बात कर लेंगे। और देखो, मैंने अभी आज भी हमारे एक प्रिय विद्यार्थी का फ़ोन आया था, उनसे मैंने एक ही बात कही कि ये दुकान जो होती है ना, दिवाली पे कभी हम कपड़े खरीदने तो गए होंगे, अब नए कपड़े, जिस शॉप पर आपको बहुत सारी रेंज मिलती है कपड़े खरीदने की, वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। खास तौर पर साड़ी लेने जब आपकी माँ या बहन या आपके परिवार में से कोई महिला जाती होंगी, तो जिस शोरूम पे आपको बहुत सारी वैरायटी दिखाता है ना, वहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है आदमी सामान खरीदने। तो ऐसा काम भी मत करना। जैसे कि वर्तमान में जितनी भी कई कोचिंग चल रही है, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत तरह बोलेंगे देखो सारे टीचर हमारे यहाँ पर भरे पड़े, तो भी आपके साथ दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ऐसे बाजार में नहीं घुसना। अपना एक कोई टीचर पकड़ लो, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का पकड़ने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कहीं सोचो विकास जी पकड़ने की, विकास जी बात कर रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के कई बड़े बेहतरीन सब्जेक्ट से टॉपिक पढ़ाने वाले टीचर से, उनको इंडिविजुअली पकड़ लो। और उनको आजकल देखो कोरोना की वजह से वो सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस के हो गए, हिंदी लिटरेचर के हो गए, हिंदी लिटरेचर के अपने विकास दीदी कीर्ति जी हैं। इसके अलावा और कहीं मत जाना, है ना। और जितने भी दावे वावे करते हैं उसमें मत फंसना। ऑथेंटिकेटेड घी वाली चीज़ को लेके आना, समझ गए। गारंटी तो ये भी नहीं होती कि विकास जी जिन बच्चों को पढ़ाए उन सबका हो जाए, और गारंटी उसकी भी नहीं होती जो अगला के साथ खराब पढ़ा रहे हैं, मेरे से पढ़ लो, मैं तुम्हें ठीक करा दूँगा। ऐसे हिंदी लिटरेचर पढ़ाने वाले और किसी के पास मत जाना। इस समय ऑथेंटिकेटेड वो एक ही टीचर है, दृष्टि में पढ़ाते हैं ना, दृष्टि के फाउंडर है। इस प्रकार से अपने एक जो भी ऑप्शन के बेस्ट टीचर उसको पकड़ लो, और जो भी यदि फीस 15,000 है, 20,000 है, जो भी फीस उनकी वॉटेवर है, वो दे के वो ज्वाइन कर लो। इस 3 माह के लिए उसको ज्वाइन करके 3 महीने में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा क्लियर कर लो। स्ट्रैटेजी यही बना के रखो। चलो साहब, हम हमारी चीज़ पे चले अब। और इन द मीन वाइल
जो पढ़ाते जाएं आपको ठीक लगता रहे वो पढ़ते रहना। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स करते रहना साथ साथ। अक्टूबर में अपनी इकोनॉमिक्स पूरी खत्म हो जाएगी, इन द मीन टाइम मिड अक्टूबर में ही अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके हर हाल में दिसंबर जनवरी में कंप्लीट हो जाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम पूरा इस प्रकार से कंप्लीट कर दें। अब समय मिलना भी स्टार्ट हो गया। एक सबसे बड़ा इशू न्यूज़पेपर एनालिसिस, वह भी स्टार्ट कर देंगे। कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि कल को आपको विकास जी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, खुद ही कर लो। जितने भी हम देखते हैं ना यूट्यूब पे दुकान खुली पड़ी है, सुबह सुबह हिंदू न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं। खास तौर पर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ लिया ना हिंदू, साल भर पढ़ लिया, कितने क्वेश्चन आ गए तुम्हारे वहाँ से बता दो। अब इकोनॉमिक्स के जो 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, सारे कॉन्सेप्चुअल लेवल वाले क्वेश्चंस थे। यदि मैं ये क्लेम करूं कि देखो मैंने पढ़ाया था, मेरा वो फला फला नोट्स उठा के देख लो, उसमें कर लो, अरे भाई वो पढ़ाने वाली चीज़ थी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ थी, एनसीईआरटी में पढ़ी हुई थी। मुद्रा आपूर्ति का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें साफ साफ बता रखा था, उसमें मुद्रा गुणक करके कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से पहले छोटी छोटी कुछ बातें हमने समझने का प्रयास किया था। वो सारी बातें वहीं से आई हुई हैं। एमएसपी के रिगार्डिंग सारी बातें वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब उसका लाभ क्या होगा, जिस बच्चे ने वो अपना सिलेबस कन्फाइंड रखा और उसी को बार बार पढ़ा होगा, तो जो जैसे प्रश्न आया था ना कि 1 लाख रुपए अगर आप विड्रॉ करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा मुद्रा आपूर्ति में, मुद्रा पूर्ति में, ये सारे कॉन्सेप्ट जब एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं तो नए नए आयाम आप ऑटोमेटिक समझते जाते हैं। ये जब ही समझेंगे जब एक ही हनुमान चालीसा को आप 50 बार पढ़ेंगे, तो हर बार आपको उस लाइन में से एक नए अर्थ की दिशा मिलेगी। ऐसा ही आपकी पढ़ाई लिखाई में है। अगर आपके पास एक ही पॉलिटी की किताब है, एक ही इकोनॉमी के लेक्चर देख रहे हो, तो उसको बार बार देखोगे ना, तो आपको उससे कई नए आयाम आप छूते चले जाओगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन वो मुद्रा पूर्ति का था। और एमएसपी के जितने क्वेश्चन आए थे वो भी सारे ऐसे ही थे। एक किसान का अपना क्वेश्चन आया था कि भैया किसमें फर्क पड़ेगा आपकी एक कीमत का था अपना। ये सारे प्रश्न वही प्रश्न हैं जो आप जितनी बार उस छोटे से टॉपिक को पढ़ोगे ना, चाहे 3 पन्ने ही हैं, उसी 3 पन्ने को आप अच्छे से पढ़ते रहो, उसमें से आप कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर लोगे या कई चीज़ें आप समझने लग जाओगे कि भैया इसका मीनिंग तो ये भी निकलता है। समझ गए? तो लब्बो लुबाब पूरी बात का क्या है, पहली बात ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना है। एक टीचर बढ़िया सा पकड़ लो, कोई भी जो टॉप है उस सब्जेक्ट में। जहाँ पर आपको बहुतरी दुकान के टीचर मिल रहे हैं वहाँ पर मत जाना। एक पर्टिकुलर टीचर पढ़ाने वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट का उसको करके तैयारी कर लो। अगर किसी से भी नहीं पढ़ना तो अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि सब ये 3 ही किताब पढ़ूंगा, 4 किताबें पढ़ूंगा, मेरे सिलेबस को जो पूर्ण कर रही है उसी को मैं आराम से रटता रहूँगा। आप सेल्फ स्टडी कर लो। ग्रेजुएशन कर ली, इट मीन्स कि तुम सेल्फ स्टडी करने के लिए अब समझदार हो, प्राइमरी क्लास में नहीं हो, और बाकी चीज़ साथ साथ करते रहेंगे, चलते रहना। अच्छा, अब हमारा विषय शुरू करते हैं। और निराश मत होना, है ना, हर चीज़ को सिखा के जाती है। मुझे मेरा फेलियर हर बार बताता है कि भैया ये गलती दोबारा नहीं करनी है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो गलती मैंने पहले कर दी वो मुझे पुनः नहीं दोहरानी। मैंने आपको एक्सरसाइज करने की दी थी, मुद्रास्फीति हम पढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति में मैंने बोला था कि आपको इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था। एक स्लाइड्स दी थी 3, उस 3 स्लाइड्स में बोला था कि इसको आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। क्या करनी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। एक एक करके एक बार अपन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला मैंने आपसे बताया था कि मुद्रास्फीति के 3 कारणों की एक स्लाइड थी। इन मुद्रास्फीति के 3 कारणों की मैंने आपसे बात की। पहला कारण तो था मांग में वृद्धि के कारण, दूसरा पूर्ति में कमी करने के कारण, और तीसरा लागत में वृद्धि के कारण। तीनों कारक देख लिए। अब ये तीनों कारक समझने की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो फ्रेम्स होंगे ना वो इन्हीं में से होंगे। अब एक एक पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला पॉइंट था मांग में वृद्धि करने वाले कारकों में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। देखो मुझे बताओ, यदि मुद्रा की बाजार में पूर्ति बढ़ जाएगी, मतलब बाजार में पैसा सब लोगों की जेब में बहुत सारा आ जाएगा, तो क्या मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी? क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा? क्या बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो मतलब कारक सही है। देखो ये आपको कारण समझ में आनी चाहिए। दूसरा, काला धन। यदि आपके पास काला धन है खूब सारा, तो आप खर्चा खूब करोगे नहीं करोगे? टीवी लाओगे, फ्रिज लाओगे, अपने विलासितापूर्ण जीवन शैली आप बढ़ा दोगे। जूते जो आप सामान्य 500-700 रुपये पहनते थे उसकी जगह 2-2 हज़ार के जूते लेके आओगे।
शर्ट जो हम 500-700 की पहनते थे, काला धन है तो हम 1500 की शर्ट लेके आएंगे, यही कर लोगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। जहाँ आप अपनी बाइक से चला करते थे वहाँ कार ले आओगे, मारुति की अल्टो रखते थे तो क्या ले आओगे आप, बड़ी 10 लाख की स्टैंड और रैपिड ले आओगे। काला धन से ये यूज़ में आता है और कोई विषय यूज़ में नहीं आता। रोटी तो वही 2 टाइम की, आपको कम बिना आप काला धन कमाई भी कर सकते हो। तीसरा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। बिल्कुल, सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो भी बाजार में पैसा ज़्यादा आएगा और उससे भी क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। बिल्कुल, देखो ये पॉइंट समझते जाना क्यों इसके पीछे कारण है। और मांग में वृद्धि का अगला कारण था ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाए। ऋणों का पुनर्भुगतान से क्या तात्पर्य है कि मैंने आपसे ऋण लिया और आपने बोला विकास जी हर महीने की 31 तारीख को या 30 तारीख को, मतलब महीने के अंतिम दिन पर आपकी जो मासिक किस्त 100 रुपये की आती है वो आपको देनी है, समझ रहे हो। यदि टाइम पर मैं आपको ऋण का पुनर्भुगतान करता रहूँगा तो इससे भी क्या होगा, आपके पास पैसा समय का आता रहेगा और आप इसको आगे मार्केट में सर्कुलेट करते रहोगे। तो यदि ऋणों का पुनर्भुगतान करता समय पर होता रहेगा तो भी मुद्रास्फीति या मांग में वृद्धि हो जाती है। क्या मांग में वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बैंकों में एनपीए बढ़ेगा तो क्या होगी, मांग में कमी होगी। अगर पुनर्भुगतान ऋणों का प्रॉपर समय पर होता रहेगा तो एनपीए बैंकों का नहीं बढ़ेगा और एनपीए अगर नहीं बढ़ेगा तो वह उस राशि से साख सृजन जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अगला इसमें एक पॉइंट था करारोपण में कटौती। मांग में वृद्धि के कारणों में अगला एक पॉइंट था करारोपण में कटौती। अच्छा, जैसे कि विकास जी आपको टैक्स देते हैं 10 रुपये हर महीने का, यदि आपने बोला विकास जी आपको अब 10 रुपये टैक्स नहीं देना, आपको कल से टैक्स कितना देना है 8 रुपये, तो 2 रुपये मेरे पास बच जाएंगे। यदि करारोपण में आप कटौती करते हैं तो उससे भी मांग में क्या होती है, वृद्धि हो जाएगी। अब ये 2 रुपये बच गए तो मैं क्या करूँगा, चलो आज घर चलते हुए बच्चों को 2 रुपये की मिठाई ले जाता हूँ, चॉकलेट ले जाता हूँ। खर्च तो कर दिए मैंने, सामान ले लिया, लेकिन रहे पैसे उतने के उतने जितने पहले थे मेरे पास। लेकिन मैंने क्या किया, जो पैसा मेरा बचत का हुआ था उसको मैंने आगे बाजार में खर्च कर दिया। स्पष्ट है। तो आपके, मैं दोबारा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसी प्रकार के प्रश्न फ्रेम होंगे आपके एग्जाम में, जैसे कि मांग में वृद्धि के करने वाले कारक समझाइए। यदि आपको कारक क्लियर है कि इनसे मांग में वृद्धि क्यों हो रही है तो आप आंसर सही कराओगे। पहला मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, दूसरा कालाधन था, तीसरा मैंने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि बोला था, चौथा ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाए, करारोपण में कटौती, और एक पॉइंट था जनसंख्या में वृद्धि। अच्छा मुझे बताओ, घर में यदि पहले 5 आदमी थे, 5 आदमी की सब्जी आती थी, घर में यदि 8 आदमी हो गए तो 8 आदमी की सब्जी आएगी, मतलब 3 आदमी की सब्जी और आएगी ना। ये तो नहीं है तुम अपना पेट काटना स्टार्ट कर दोगे, 3 पहले 4 रोटी खाते तो 3 ही खाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। इतनी तो बुरी हालत नहीं है ना। हम क्या करेंगे, हमारी उद्यमशीलता बढ़ाएंगे और आने वाले जो 3 सदस्य और जुड़े हैं वो भी तो खाना खाएंगे वही। तो बाजार से आपकी सब्जी पहले 1 किलो आती थी, अब 1.5 किलो आएगी। तो जनसंख्या में वृद्धि से भी क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको सबको क्लियर है। अगला, पूर्ति में कमी करने वाले कारक। देखो इसके सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। दूसरा, पूर्ति में कमी करने वाले कारक, और आपको ये एक्सरसाइज ऐसे ही करनी थी, एक पॉइंट पढ़ना था और आपको ये खुद से प्रश्न करना था, इस पॉइंट की वजह से मांग में वृद्धि क्यों हो रही है। और यदि समझ में नहीं आए तो विकास जी बैठे हैं, मैसेज कर दो, फोन कर लो, बात कर दो, अगले क्लास में समझ लें। पूर्ति में कमी करने वाले कारक में पहला था जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि। क्या था, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि। बड़ी सरल सी बात है कि यदि मैं अपने जीवन निर्वाह जो जैसे 10,000 रुपये खर्चा करता हूँ उसमें 12,000 रुपये खर्चा करने लग जाऊँगा, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ, तो बाजार में खर्च कर रहा हूँ ना, तो भी क्या होगी। और उस खर्च को पूरा करने के लिए क्या होगा, आपको सप्लाई मार्केट में बढ़ानी पड़ेगी, समझ गए। तीसरा, साधनों की मांग में वृद्धि। देखो जीवन निर्वाह लागत आप ध्यान करो, जो ग्रामीण इलाकों में पहले रहते थे उनके घर में कितने कम साधन हुआ करते थे। हमारे परिवार में तो क्या था, गिनती के तो बर्तन थे, सारे भाई बहन उसी एक ही थाली में, हम जितने 5-7 भाई बहन थे सब उसी में खा लिया करते थे, जरूरत ही नहीं हो पड़ती थी। और आज के समय में क्या होता है, सब अपनी एक थाली लेके बैठते हैं, उसमें भी 2 कटोरी और इनमें एक तरी वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी होनी चाहिए। पहले ऐसा पूछते हैं, दाल बनी, रोटी बनी, उसमें रोटी हम चूरते थे और खा लिया करते थे, हैं। या फिर क्या होते थे, एक ही थाली हुआ करती थी, सब अपनी अपनी कटोरी में सब्जी लिया करते थे, एक ही थाली में रोटी रख रहती थी और सारे भाई बहन खाते रहते थे। तो क्या थी, जीवन निर्वाह की जो हमारी लागत थी वो कम थी। और अगर आपकी लागत बढ़ गई तो क्या होगा, अब सबको आपको प्लेट लेके आनी पड़ेगी, तो बाजार में प्लेट लेने दुकान के पास जाओगे तो प्लेट की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो ये भी सारे कारक किसके हैं, आपके
पूर्ति में कमी करने वाले कारकों में, समझ गए? अगला पॉइंट देखो, पूर्ति में कमी के कारण, ये एरो बनाया, ये क्या शो कर रहा है कि यदि मार्केट में सप्लाई कम हो जाए तो उससे भी क्या होगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? जैसे कि मेरे यहाँ पे समोसे की दुकान है, समोसा खाने वाले तो आते हैं रोज 100 आदमी, और हम कितने समोसे बनाते हैं? 100 ही समोसे बनाते हैं। लेकिन आलू की फसल खराब हो गई तो इससे क्या हो गया, बाजार में सप्लाई कम हो गई, तो अब हम समोसे बनाते हैं 60 ही, लेकिन खाने वाले तो आज भी 100 ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो 40 समोसे हम नहीं बेच पा रहे क्योंकि पूर्ति की कमी की वजह से हम उसकी कीमत बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, उन समोसों की कीमत बढ़ा देंगे जो अब 60 समोसे बेच पा रहे हैं। स्पष्ट है? तो अब जो पहले हम यदि 5 रुपए का समोसा बेचते हैं तो क्या कर देंगे, 8 का कर देंगे, 9 का कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लेने वाले तो बहुत है ना, लेकिन हमारे पास पूर्ति नहीं हो रही भैया, समझ रहे हो? अच्छा, अब इसमें पहला पॉइंट देख लो। पहला पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया था जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह में यदि आप जो पैसा खर्च करते हो इसमें वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल इसमें वृद्धि हो जाएगा तो भी आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। कैसे सप्लाई कम हो जाएगी? अरे भैया, यदि सपोज करो हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ गए। एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ गए? यदि आपके परिवार में, देखो एग्जांपल नेगेटिव है, इसको अन्यथा मत लेना। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं भैया अपने परिवार में हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लग गई, हाँ, और मुझे सस्टेन रहने के लिए अब दवाइयाँ बाजार से लेके आनी पड़ती है एक्स्ट्रा। अब वो दवाइयों का मेरा खर्चा 300-400 रुपये है। किसका? दवाइयों का। और 400 रुपये की मैं जो दवाइयाँ खा रहा हूँ उससे कोई प्रोडक्टिविटी निकल रही है क्या? मेरा शरीर सही करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ वो ठीक हो जाए। अब उसकी वजह से 400 रुपये की मुझे कटौती करनी पड़ने लगी। अब 400 रुपये जो मेरे दवाइयों में खर्च हो रहे हैं, यदि खर्च नहीं होते तो उन 400 रुपये का मैं कोई शर्ट लेके आता, मेरे बच्चों के लिए कोई किताब कॉपी लेके आता, घर में कुछ और कोई सामान लेके आता, रसोई में कोई नवीन अचार लेके आता, पापड़ लेके आता एक्स्ट्रा, नमकीन बिस्कुट लेके आता। लेकिन अब वो खर्चे क्या हो गए, मैंने कटौती कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन निर्वाह में एक अन्य लागत और जुड़ गई। किसकी? मेडिकल में खर्चे की। क्या? मेडिसिन का खर्चा मान लिया। तो जीवन निर्वाह की लागत में मैंने एक नेगेटिव एग्जाम्पल दिया, पॉजिटिव देख लो। जीवन निर्वाह की लागत में ऐसा देख लो कि मेरा ऑफिस था, हाँ, मेरा ऑफिस पहले घर के बहुत नज़दीक था, 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता था, और तुरंत पैदल जाके या साइकिल से जाके भी मैं मेरा ऑफिस पहुंच जाया करता था। या मैं अपने सरकारी कोई वाहन या जब बसें वगैरह चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उससे अपने ऑफिस 5-10 मिनट में पहुंच जाया करता था। अब यही ऑफिस मेरा पहुंच के हो जाए भैया 15-20 किलोमीटर दूर, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे टाइम पे पहुंचना है तो अपने घर का साधन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो मेरा क्या होगा, महीने का 1000-1500 का पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा। जीवन निर्वाह की लागत बढ़ने का सीधा संबंध किस पर होता है भैया? सप्लाई पर होता है। और वो सप्लाई किस पर इफेक्ट होगी? मार्केट में इफेक्ट होगी। 1200 रुपये भैया तेल में मैंने फूंक दिए, तो घर में वही वाली बात है, शर्ट कम आएगी, घर का परचूनी सामान में जो फालतू पहले लेके आते थे वो कम कर देंगे, बटर लाया करते थे, ब्रेड लाया करते थे, सब क्या हो जाएगी? कटौती हो जाएगी। जीवन निर्वाह की लागत में कटौती हो जाएगी। बड़े सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझ लो। मैंने आपसे यही कहा था कि इनको पढ़ो और यह समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगला इसमें था साधनों की लागत में वृद्धि। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? साधनों की लागत में वृद्धि। लागत मतलब कॉस्टिंग में वृद्धि होगी। जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, इस शर्ट में ये बटन लगाता था मैं, जब पहले, अगर टेलर हूँ मैं, कोई बटन पहले, एक बटन मेरा 1 रुपये का आता था। अब ये जो मेरी पूरी शर्ट बनती थी, इसमें बटन आता है 2 रुपये का। अगर मेरे इसमें 15 बटन लगे तो 15 दूनी 30 रुपये मेरे बढ़ गए। क्या? साधन की लागत बढ़ गई। साधन की लागत बढ़ गई तो क्या हो गया, जैसे मैं पहले शर्ट लेने जाता था, मैंने कहा भाई साहब तो पहले 100 रुपये की शर्ट देते थे, अब तो अब 140 150 की शर्ट दे रहे हो, उस बटन पे भी तो लाभ कमाएगा भैया दुकानदार। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है अभी रहने दो, जो सामान है उसी से काम चला लूँगा। इसी तरीके से यदि हमारे यहाँ पर जो साधनों की लागत में वृद्धि हो जाती है तो हमारी जो बाइंग एक्सपीरियंस है वो भी कम हो जाता है। क्या? अगर आपके मोबाइल फ़ोन है, ये 10,000 की जगह 15,000 के हो जाए तो सरकार करती भी तो क्या है, सरकार ऐसी तो करती है, किसी भी व्यवसाय को रोकना है तो उस पर टैक्सेस लगा के उसकी लागत बढ़ा देती है। यही करती है ना। बाहर से, चाइना से यदि मोबाइल्स आ रहे हैं, चाइना से सामान आ रहा है और आपको लगता है कि हमारे देश में, हमारे देश की
उत्पादनकर्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा तो हम क्या करेंगे, बाहर से आने वालों पर टैक्स रेट बढ़ा देंगे, तो उनकी जो साधन लागत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और साधन लागत बढ़ जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों पूर्ति में फर्क पड़ जाएगा ना, सप्लाई कम हो जाएगी ना उसको। सिंपल, कोई इशू। अगला इसमें पॉइंट था एकाधिकार लाभ में वृद्धि। क्या? मोनोपोली। एकाधिकार लाभ में वृद्धि कैसे, मोनोपोली में कैसे वृद्धि हो जाएगी? अब देखो जैसे विकास जी तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, है ना, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ आप सबको। अब पूरे राजस्थान में, जयपुर में एक अकेला कोचिंग पढ़ाने वाला मैं ही था, और यूपीएससी में एक सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या बना दिया, अध्यात्म करके कोई सब्जेक्ट बना दिया, और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला केवल एक विकास जी है। क्या है? विकास जी है। तो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, तो अकेला पढ़ाने वाला मैं हूँ। और मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि भैया अकेला तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ और तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो एक काम करता हूँ, जो फीस मैंने पहले 1000 रुपये लेता था 10,000 रखता हूँ, क्योंकि भैया पढ़ने वाले बहुत सारे हैं और पढ़ाने वाला अकेला मैं ही हूँ। तो 10,000 रुपये यदि मैंने फीस कर दी तो आधे बच्चे क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं अध्यात्म सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, उड़िया लिटरेचर लेते हैं, कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, अब 10,000 फीस तो नहीं दे पाएंगे। तो जब मोनोपोली अपना लाभ का प्रतिशत बढ़ा देता है किसी भी सेक्टर में, तो भी आपकी सप्लाई कम हो जाती है। क्या हो जाती है? सप्लाई कम हो जाती है। एकाधिकार लाभ में वृद्धि। देखो समझ लेना, यदि आपके ऑप्शन में आ जाए कि बताओ कौन कौन से कारक हैं जिनसे पूर्ति में कमी आ रही है, माफ करना, पूर्ति में कमी आ रही है, तो हमें ध्यान में आना चाहिए ये पॉइंट की वजह से पूर्ति में कमी क्यों आ रही है। जो हमने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किए थे, अगर वह सभी ऑप्शंस को आप समझ जाते तो आसानी से उनको कर सकते हैं। हाँ, बस यही कि उन ऑप्शंस का मीनिंग समझो कि आप वह ऑप्शन का मीनिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे एक एमएसपी की एक था भैया कि चावल की कीमतों का एक सवाल आया था आपके अभी 4 अक्टूबर वाले अपने पेपर में, कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चावल की कीमतें बढ़ जाती है, कीमत में परिवर्तन आ जाएगा। बड़ी सरल सी बात है, सिंपल, आप बढ़िया बन के दिमाग में सोचो, या एक सिंपल व्यक्ति बन के इकोनॉमी को आपने महसूस किया है तो आप उसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ऐसे 3-4 प्रश्न थे और उसमें था कि भैया चावल का भंडारण कर देंगे या एमएसपी बढ़ा देंगे तो उससे कीमत बढ़ जाएगी क्या, बाजार में यदि सरकार ओपन मार्केट में सामान बेचने लग जाए, खरीदने लग जाए तो क्या कीमत में परिवर्तन आ जाएगा। यदि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप खुद एनालिसिस करो, सिंपल एनालिसिस करो, तो उन प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हो। देखो क्या है कि अपनी तैयारी को जितना सरल रखोगे ना और साधन जितने सीमित रखोगे ना, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। और सरल से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि भैया 10 घंटे पढ़ता था तो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने लगता हूँ, नहीं। सरल से मेरा तात्पर्य ये कि तुम्हारे टेबल पे यदि क्वालिटी की एक किताब है तो वो एक ही किताब रहे। विकास जी से इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो विकास जी से पढ़ूँ, उसको 5 बार जरूर मैं देख लूंगा उस लेक्चर को। उससे क्या होगा, नवीन आयाम मुझे उसमें नए एंगल ध्यान में आते जाएंगे। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मैंने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी रखी है, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखी, भरोसा करके, और उसी को मैं पढ़ता गया, तो आपका काम हो जाएगा, तो आपका काम सरल हो जाएगा। सरल से मेरा तात्पर्य ये है तैयारी सरल तरह कैसे करना। मेरा ये नहीं है कि तैयारी 10 घंटे की जगह 4 घंटा शुरू करो, तैयारी करना शुरू करो। जीवन निर्वाह, साधनों की लागत में वृद्धि से क्यों पूर्ति कम हो गई, एकाधिकार लाभ में कमी से क्यों पूर्ति कम हो गई, तीनों पॉइंट क्लियर है। अगला देखें, खिड़की में से सूरज जी भगवान कृपा छोड़ रहे हैं, वहां से डायरेक्ट रोशनी आती है। जब रोशनी आती है ना तो कैमरे की लाइट चेंज होती रहती है, तो आपको देखेगा बीच में कभी तो लाइट एकदम से बहुत ज़्यादा वाइटिश हो गई, कभी ब्लूइश हो गई। तो जैसे सूरज जी की रोशनी भी कम ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे आपको भी इसमें इफेक्ट नजर आएगा। अच्छा, अगला था इसमें मजदूर संघों द्वारा लागत में वृद्धि। कोई वाली बात है भैया, अगर मजदूर संघ अपनी लागतों में वृद्धि कर देंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वह महंगा आएगा, वो महंगा आएगा तो पूर्ति अभी कम हो जाएगी। पहले यदि कोई 10 रुपये का आता था वो 12 रुपये का आने लग जाएगा, दुकानदार क्या कहेगा कि साहब एक काम करो, पहले आप 10 डब्बे हमें उस सामान के दे देते, अब अभी 8 ही दे दो क्योंकि कीमत बढ़ गई है, सस्ती हो जाएगी तो और मंगा लेंगे। अगला था व्यापारिक और अनैतिक गठबंधन। इससे तो पूर्ति प्रभावित होती है। हमने हमारी पुरानी पिक्चरों में भी देखा है कि सारे बढ़िया लोग अगर बैठ जाते हैं एक जगह और वो तय कर लें उस क्षेत्र में काम करने वाले पर्टिकुलर, और अनैतिक गठबंधन कर दें कि देखो विकास जी कल से आपको दालें नहीं बेचनी है, हम भी नहीं बेचेंगे, स्टॉक करके पटक के रख लो, कह दो बाजार में दाल नहीं है। आप और हम, मेरे जैसे 5 मित्र मिल गए बाजार में और हमने तय कर लिया कि दालें नहीं बेचेंगे। 5 दिन दालें नहीं बेची, बाजार में ये हो गया कि दालें का स्टॉक नहीं है। तो जिसको अब दाल खानी है वो 10 रुपए किलो की जगह भी हमें 13 रुपए किलो के देके जाएगा ना, और इससे क्या होगी, पूर्ति में
कमी हो जाती है। अनैतिक गठबंधन से भी सप्लाई में कमी हो गई। इसका प्रभाव किसपे पड़ रहा है? मुद्रास्फीति पे पड़ रहा है। ये मुद्रास्फीति के 3 प्रमुख कारण जो बता रहे हैं। इससे क्या होगी? दाल की कीमत बढ़ गई ना। अच्छा, हो गई अपने जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि, साधनों की मांग में वृद्धि, एकाधिकार लाभ में वृद्धि, मजदूर संघों द्वारा लागत में वृद्धि और व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन। ये हो गया अपना। तीसरा क्या था? लागत में वृद्धि करने वाले कारक। देखो, पूर्ति और लागत ये दोनों क्या है? आपस में इनका रिलेशन बहुत जबरदस्त है। जैसे मैं साधन की लागत की बात करता हूँ, साधनों की लागत बढ़ जाएगी तो पूर्ति में कमी हो जाएगी। अगर अब इसमें क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साधनों की लागत में वृद्धि है ना, इसकी जगह पॉइंट आएगा आपके पास अब साधनों की पूर्ति में कमी। साधनों की पूर्ति में कमी होने से लागत में वृद्धि हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी ना। कैसे? अरे भैया, जैसे मैंने आपको समोसे का एग्जांपल दिया था, आलू ही साधनों की पूर्ति नहीं हो रही पा रही मेरे दुकानों पे, तो मैंने क्या किया था? समोसे के भाव बढ़ा दिए थे। स्पष्ट। अगला पॉइंट था इसमें श्रमिक आंदोलनों में वृद्धि। अगर श्रमिक आंदोलन हो जाएंगे तो भी आपकी लागत बढ़ जाएगी। फैक्ट्री वाला यही तो बोलता है जल्दी से अपनी हड़ताल तोड़ो भैया, काम धंधा करो, वैसी कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई, 5-7 दिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए आपकी वैसी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ये भी क्लियर है। श्रमिक आंदोलन में वृद्धि, श्रमिक आंदोलन में वृद्धि के कारण से लागत में वृद्धि हो जाती है। स्पष्ट है। मतलब कहने के तात्पर्य भैया, जो भी आप काम धंधा कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट का कर रहे हो, उसकी लागत क्यों बढ़ रही है, वो कारण आपको स्पष्ट होने चाहिए। प्राकृतिक संकट आ गया तो बाढ़ आ गई तो भी भैया आपकी लागत बढ़ जाएगी। कृत्रिम दुर्लभता में वृद्धि। कृत्रिम मतलब जैसे कि कोई अनैतिक गठबंधन बना दिया अपन ने, वो कृत्रिम के अंतर्गत आता है, या हम खुद ही हम इसकी भैया लागत में वृद्धि करते हैं, आर्टिफिशियली बढ़ाने का कोशिश, ये सॉरी लागत में कॉस्टिंग में वृद्धि करते हैं। समझ रहे? एक निर्यात बढ़ जाए और आयात में कमी, इसको देख लो। निर्यात तो बढ़ गया और आयात कम हो गया। निर्यात बढ़ गया। अच्छा, निर्यात बढ़ जाए और आयात कम हो जाए तो कई बार हमारे कहते हैं ना, पॉलिटिशियन और अखबार में आप खूब सुनते होंगे कि अपने देश में तो चीनी की कमी हो रही है और आप चीनी का क्या कर रहे हो? निर्यात कर रहे हो। इस चीनी को हमारे यहीं पर ही उपभोग करो, जिससे क्या हो? चीनी के दाम कम हो, चीनी की लागतें कम रहें। अरे भैया, चीनी यदि मैंने ज्यादा विदेश में भेज दी तो ये लागत में क्या हो जाएगी? चीनी की में कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाएगी। प्याज, जैसे क्या होता है? प्याज कहते हैं ना कि भैया प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, निर्यात कम कर दो, जिससे क्या होगा? उसकी खपत हमारे देश में बढ़ जाएगी, उसके दाम, उसकी लागत में कमी आ जाएगी। अगला आयात। इसी तरीके से आयात है। देखो, हम पाम ऑयल वगैरह खूब आयात करते हैं। अगर हम ये आयात भैया कम कर दें, जो हमारे यहाँ पर नहीं होता, तो भी क्या होगा? उस पाम ऑयल से जो हम अन्य ऑयल मिक्स करके बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पे तेल की कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से दालों की जब रेट बढ़ी थी ना बीच में, तो सरकार ने क्या बोला था? साउथ अफ्रीका से टनों में दालों के आयात बढ़ा दिए थे कि जिससे क्या हो? हमारे यहाँ पर वो दाल आएंगी, दालों की कीमत कम हो जाएगी। क्लियर? ये भी आयात निर्यात में वृद्धि। उत्पत्ति ह्रास नियम प्रभावी हो, अर्थात आगे उत्पादन करने में लागत बढ़ जाएगी। देखो, डेप्रिसिएशन, ये उत्पत्ति ह्रास से क्या तात्पर्य है? जैसे कि हर किसी, जैसे पेन बनाना है, इस पेन के स्टेप होते हैं प्रोडक्शन करने की। पहले से खोल बनेगा, उसके बाद इसके अंदर का फॉर्म होएगा वो बनेगा, उसको अंदर डालेंगे, इंक भरेंगे, उससे भी क्या होगा? ये प्रोसेस होता है पेन बनाने का। यदि किसी भी स्टेप में, उस पर्टिकुलर स्टेप पे यदि उसकी लागत बढ़ जाती है तो ओवरऑल लागत बढ़ जाएगी। ओवरऑल लागत बढ़ने से क्या हो जाएगी? आपकी मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी उस पेन की। कैसे? जैसे कि ढक्कन तो मेरा आज भी 1 रुपए का ही बन रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो फॉर्म आता था ना, उस फॉर्म की कीमत बढ़ा दी, उस फॉर्म अब मुझे महंगा मिल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये फाइनली जो प्रोसेस हो गए, पेन जो बाजार में आया, उससे उसकी लागत बढ़ गई। अच्छा, लागत बढ़ने से क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति में फर्क पड़ेगा। समझ रहे? मुद्रास्फीति के कारण जो हमने आपको मैंने स्लाइड दी थी, उससे आपको जितने पॉइंट्स थे मुझे लगता है सारे क्लियर हो गए होंगे।
नहीं भी हो गए तो अपना फ़ोन जिंदाबाद, फ़ोन कर लेना, बात कर लेना, कमेंट कर देना, अपन समझ लेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, देखो जो विद्यार्थियों के पास पहले क्लास नहीं ली है या जिनको इसकी PDF चाहिए तो ऐप पर PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऐप अपनी कौन सी है, अभ्युदय IAS कर, अभ्युदय IAS। अपना व्हाट्सएप नंबर क्या है, 8619059759। कोई भी मन की इच्छा, मन की बात हो यहाँ शेयर कर लेना, अपन चर्चा कर लेंगे। तो देखो ये मैंने आपको एक तरीके से ब्रीफ समझाने की कोशिश करी कि तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे, अपने साथ ईमानदार रहते हुए जो काम दिया उसको कर लो। कल का पेपर देख लिया ना, तो 4 अक्टूबर का पेपर, बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज करी होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, उसी पर भैया कठिन चीजों की नींव खड़ी होगी। अच्छा, मुद्रास्फीति का प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पड़ेगा ये आपको देखना है। जैसे उपभोक्ता नेगेटिव पड़ेगा तो उपभोक्ता पर नेगेटिव क्यों पड़ेगा, अब तुम्हें ये समझना है। जितना पढ़ा है ना उसको अपने ज्ञान को यहाँ इम्प्लीमेंट करना कि भैया उपभोक्ता पे क्यों प्रभाव बढ़ रहा है, क्यों नेगेटिव हो रहा है, इन पे इनको नुकसान क्या हो रहा है मुद्रास्फीति का, और इधर का जो पॉजिटिव कॉलम पे जो जो नाम है इनको मुद्रास्फीति से लाभ क्यों हो रहा है बढ़ने पर, ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग अब करनी है। अगला नियंत्रण के उपाय, उनको भी देख लेंगे, कल 2 स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगा। आज भी करने का मेरा मन था, लेकिन मुझे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे लगा कि जो मैंने जिस प्रकार से आपके साथ ये डिस्कस किया है ये काम अब आपको करना है। सीधे हलवा की चम्मच मुंह में डालूंगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और कल पुनः इसी चर्चा में मिलेंगे। आज का डिस्कशन वाला लेक्चर ज्यादा था, तुम्हारे जो ज्ञान चक्षु में तुम्हें झंझोड़ना चाह रहा था मैं कि मस्तिष्क में तुम्हारे झंझोड़ ना हो जाए। चलिए नमस्कार।